चलिए, तो आज आप सबकी क्लास है लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य पर, यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रिलेटेड। यह आज की क्लास है। आप लोगों को हम बात कर रहे हैं सामाजिक समस्या और उसका समाधान पर। तो आज का जो टॉपिक है मेरा मद्यपान होगा और एक टॉपिक होगा पॉल्यूशन पर भी, वैश्यावृत्ति पर भी हम लोग परिचर्चा आज करेंगे। जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आप लोगों से आज ही चर्चा करूंगा, तो आप लोग उसे नोट भी बनाते रहिएगा। यहाँ से ज़रूर एग्ज़ाम में आप लोगों से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मद्यपान के बारे में, तो हम ये समझते हैं कि उन सभी ऐसी वस्तुओं के बारे में जो नशा करने के प्रयोग में लाई जाती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ शराब की, भांग, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गांजा, अफीम इत्यादि, इन सभी चीज़ों को हम सामान्य अर्थों में जब समझते हैं तो ऐसी वस्तुओं से लगाया जाता है जो नशा करने के प्रयोग में आती है, और ये सभी चीज़ें नशा का प्रयोग में करते हैं या नशे के प्रयोग में इसको यूज करते हैं। मद्यपान का अर्थ ही होता है मदिरा यानी शराब, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसको बेसिकली मेडिकल लाइन में कहा गया है, या मेडिकल भाषा में कहा गया है, चिकित्सा की भाषा में कहा गया है कि नशा एक बीमारी है जो एकाकीपन से उत्पन्न होती है। यह शरीर को संचालित करती है किंतु स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक कार्य को अव्यवस्थित कर देती है। तो उसको हम लोग कहते हैं मद्यपान। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट दिया है। मद्यपान की व्याख्या करना उतना ही अर्थहीन है और अस्पष्ट है कि जितना कि सन आयु तंत्र के टूटने की बीमारी होती है ना। तो ये भी एक प्रकार की, अगर हम बात करते हैं तो ये भी मद्यपान का परिभाषा बताता है एक प्रकार से। अगर हम बात करते हैं, मद्यपान वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति शराब पीने का आदी हो जाता है और इसके फलस्वरूप व्यक्तिक और सामाजिक विघटन उत्पन्न हो जाता है। तो समाज में अनेक समस्याएं पैदा होती है और व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक विद्वान का नाम देख सकते हैं, सॉरी विद्वान नहीं, एक इंस्टीट्यूट है चाइल्ड फेयर चाइल्ड ने लिखा है कि शराब की असामान्य बुरी आदत ही मद्यपान है। और महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मद्यपान के विषय पर कि शराब की लत शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आर्थिक रूप से मनुष्य को बर्बाद कर देती है और शराब से या शराब के नशे में मनुष्य दुराचारी बन जाता है। मैं आपको बताऊं, एक विद्वान थे जॉनसन, आप लोग को मैं बता भी चुका हूं इनके बारे में, आप लोग जानते भी होंगे, इनका नाम सुना भी होगा, जॉनसन, E.H. जॉनसन। एक अध्ययन किया था इन्होंने और वो अध्ययन था सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन मैन। नोट कर लीजिए, जॉनसन का अध्ययन या बुक सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन मैन, और 1973, कब? 1973। और इन्होंने ये बात कही है उस किताब में कि मद्यपान वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति मदिरा लेने की मात्रा पर नियंत्रण खो बैठता है, जिससे कि वह पीना आरंभ करने के बाद उसे बंद करने में सदैव असमर्थ रहता है। तो ये जॉनसन का स्टेटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये मेडिकल सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन मैन, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो मद्यपान शराब पर निर्भरता की ऐसी आदत है जिसकी वजह से पीने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और इस आदत से जीवन में नकारात्मक सामाजिक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, है ना, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए हम लोगों के यहाँ पर। आगे अगर हम बात करते हैं, शराब यानी मद्यपान एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से शराब पीने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और इस आदत से उस व्यक्ति का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है।
अत्यधिक शराब से संस्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है और अपनी इच्छाओं का दमन करने की योग्यता को समाप्त हो जाती है और शराब पीने वाला व्यक्ति दूसरे के या दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाता है ना। तो ये एक प्रकार का मद्यपान के बारे में कुछ चीजें बताई जा रही थी। परिभाषा के बारे में बात अगर हम करें WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आप सभी लोगों को बता दूं, कहा गया है कि मद्यपान को परिभाषित करने के लिए कि शराब नशे की वह दशा है जो किसी मादक पदार्थ के निरंतर सेवन से पैदा होती है, जो कुछ देर तक या सदैव ही व्यक्ति को इस तरह नशे में चूर रखती है जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होती है, वह कहलाती है मद्यपान। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मद्यपान का मतलब बताया जा रहा है कि नशा करने वाले उस व्यक्ति से है जो शराब पर इतना निर्भर हो जाता है कि जिससे व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध, आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये भी आप कह सकते हैं, WHO ये भी कहता है। और WHO ये भी बोलता है कि जो किसी मादक पदार्थ का निरंतर सेवन से पैदा होती है, जो कुछ देर तक या सदैव ही व्यक्ति को इस तरह से नशे में चूर रखती है जो मानव या समाज और व्यक्ति, ठीक है, इन दोनों के लिए हानिकारक होती है। तो वहां पर भी WHO का नाम आ जाता है ना। ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं इलियट एंड मेरिल के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने कहा कि थोड़ी मात्रा में और कभी कभी शराब पीना मद्यपान नहीं माना जाता है। थोड़ी मात्रा में और कभी कभी शराब पीना, और एक समस्या के रूप में अत्यधिक मात्रा में शराब पीना ही मद्यपान कहलाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इलियट एंड मेरिल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं तो वो एक प्रकार से आप यहाँ पे मद्यपान का जिक्र कर सकते हैं। यदि वो कभी कभी पी रहे हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले रहे हैं तो आप वहाँ पर मद्यपान का नाम नहीं देंगे आप लोग। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनाया जा सकता है। अमेरिकन चिकित्सा एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कहा गया, मद्यपान शराब से जुड़ी समस्याओं का एक व्यापक शब्द बताया गया कि आमतौर पर इसका प्रयोग अनियंत्रित और आदतन बाध्यकारी के रूप में या रूप से शराब का सेवन करने के लिए होता है, जिसका अर्थ शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक स्थिति के बिगड़ने से लगाया जाता है। तो चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखा जाता है, इसे एक बीमारी का रूप दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं अमेरिकन। हालांकि अमेरिकन से एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं बनाया जाएगा, लेकिन समझने के लिए आप इसको ध्यान में रखें। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं और भी विद्वान का नाम आता है, एक विद्वान का नाम आता है मार्क केलर का नाम। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोगों को बताता हूँ। मार्क केलर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक किताब आई थी, द प्रीवेलेंस, मतलब रोकथाम पर थी, ठीक है। तो मद्यपान की रोकथाम, ये किताब थी उनकी, ठीक है, याद रखेंगे मार्क केलर का नाम। इन्होंने सन 1955 में किताब लिखा और उस समय अपनी किताब में ये बात भी कही था उन्होंने कि शराब का लक्षण मदिरा का इस सीमा तक बार बार पीना है जो उसके प्रथागत उपयोग या समाज के सामाजिक रिवाजों के अनुपालन से अधिक है, और जो पीने वाले के स्वास्थ्य या उसके सामाजिक और आर्थिक कार्य करने को प्रभावित करता है, उसको हम कहते हैं मद्यपान। तो ये भी बात इन्होंने मार्क केलर ने अपनी किताब में बताया था, अल्कोहल या मद्यपान की रोकथाम के लेकर, जो 1955 में किताब लिखा था उस पे आया था। अभी आपने ऊपर देखा है एक नाम फेयर चाइल्ड का नाम। फेयर चाइल्ड की एक बुक थी, वो नाम था डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी। उस किताब का भी नाम देखिए, यहाँ पे 3 विद्वान का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। एक केलर मार्क का नाम और एक जो सबसे ऊपर मैंने अभी बताया है आपको, फेयर चाइल्ड का डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी, जिसमें इन्होंने कहा कि शराब की असामान्य एवं बुरी आदत ही मद्यपान कहलाती है। ये बात फेयर चाइल्ड ने कहा था। एक तो इनका ध्यान रखिएगा और दूसरा आप E.H. जॉनसन का नाम याद रखिएगा, जो 1973 में आया था। इन 2 चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे।
अब हम बात करते हैं मद्यपान के कारण को लेकर। ये रीजंस क्या होते हैं जो बेसिकली मादक द्रव्यों के सेवन के कारणों का अगर हम जिक्र करते हैं तो रीजन ये होता है पारिवारिक कारण, रीजन हो सकता है व्यक्तिक कारण, रीजन हो सकता है आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, बहुत सारे रीजंस हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कारणों में तो हमारे सामने एक कारण देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कहें मानसिक चिंता। तो समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपने परिवार, पत्नी, बच्चों आदि को बहुत ही अधिक चिंता होती है और इस कारण वे लोग अपनी मानसिक चिंताओं को दूर करने के लिए मद्यपान यानी शराब का सेवन करने लगते हैं। तो अपने परिवार में पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर और भी सदस्य हैं परिवार के, उन सदस्यों को लेकर जो मानसिक चिंताएं होती हैं उन्हीं चिंताओं को दूर करने के लिए ये मद्यपान का सेवन करने लगते हैं। तो ये कारण है, ये तो बहुत ही सरल है, आप अच्छे से जानते भी होंगे और आपको समझ भी आ रहा होगा। आगे अगर हम बात करते हैं, एक फैशन है। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण सामाजिक जीवन में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और भारतीय समाज में शराब पीना अब फैशन बन गया है। कुछ लोग शराब पीने को अपनी ऊंची सामाजिक स्थिति का प्रतीक मानने लगे हैं और ये सत्य है, ये सत्य बात है। ठीक है, अगर आप हाई फाई सोसाइटी में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे देखने के इस तरीके के फैशन मिलेंगे। ठीक है, अभी आप घर से कह दीजिए कि जाइए बेटा 1 लीटर तेल लाइएगा जरा सरसों का, तो लड़का 1 लीटर सरसों का तेल लाएगा नहीं, और यदि लाएगा भी तो वो किस में लाएगा, बैग में लाएगा, है ना। और आप वहीं कह दीजिए कि एक बार जाके 2 बोतल बियर लाइए तो वो हाथ में लेकर आएगा, है ना। आप इस तरीके के लोग आज के समय में समाज में देख सकते हैं, है ना। मैंने तो देखा है भाई, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप भी देख लेंगे जल्द ही फिर तो, है ना। तो ये फैशन बन गया, ये सत्य है। आगे अगर हम बात करते हैं वातावरण एवं माहौल के बारे में, देखिए मदिरापान या मद्यपान की लत का एक मुख्य कारण व्यक्ति के चारों ओर के माहौल या वातावरण का रहा है। यदि किसी व्यक्ति के दोस्त या उसके परिवार के सदस्य आस पास या पड़ोस के लोग मद्यपान की लत के शिकार हैं तो उस व्यक्ति में शराब के सेवन करने की लत है वो भी लग सकती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो शराब के सेवन करने की जो लत लगने का बताया जाता है तो ये कोई आश्चर्य बात भी नहीं है कि ना लगे, ऐसा हो सकता है। तो वातावरण और माहौल पर भी एक प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि ये भी मद दुरुपयोग का कारण कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है, वातावरण, वहाँ का माहौल। तो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि ये ड्रिंक करता है तो इसलिए इसके साथ नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पर ये बात मान लेनी चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्रभाव डालती है। संवेदात्मक आनंद की बात करते हैं तो भी एक कारण बनता है ये। यदि आप किसी शराबी से पूछे कि तुम शराब क्यों पीते हो तो उसका जवाब होगा कि आनंद के लिए। तो मद्यपान से संवेदनात्मक आनंद प्राप्त होता है, तो एक रीजन ये भी बन सकता है ना। ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन देखने को मिल सकता है। तो ये एक अप्लाइड टाइप के प्रश्नों में ये देखने को मिलेंगे आप सबको, ऐसा आप सभी को मिल सकता है। हालांकि भी हम बात भी करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से भी, उन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि और क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं जो फैक्ट के रूप में हमें देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। शराब का आसानी से उपलब्ध हो जाना। वर्तमान समय में देखा जाए शराब पीने वाले व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से शराब मिल जाती है। लगभग हर जगह 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर उसे शराब की दुकान मिल जाती है और यह भी शराब या मद्यपान पीने का एक कारण जो है माना जाता है। तो ईजिली आजकल आप कहीं अगर गांव में भी रह रहे होंगे तो अपने गांव से आप लोग किलोमीटर का वेट वहाँ पे अनुमान लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 5 से 10 किलोमीटर के अंदर आपको, तो ये बहुत दूर की बात है, आजकल 2 किलोमीटर के अंदर ही मिल जाता है ना, है कि नहीं। आगे अगर हम बात करते हैं
विघटित व्यक्तित्व वाले लोग, मैंने भी आपसे बताया था कि एक व्यक्तित्व का कारण भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर व्यक्ति व्यक्तिगत कारणों जैसे मनोरंजन के लिए, व्यावसायिक मनोरंजन के लिए, शारीरिक थकान को कम करने के लिए, असफल प्रेमी के कारण इत्यादि बहुत सारे रीजंस बनते हैं। कारणों से घिरे होने के कारण भी मद्यपान करना शुरू कर देते हैं वो। तो विघटित व्यक्तित्व वाले जो लोग होंगे इसी के अंतर्गत आएंगे, है ना। अक्सर देखा गया है कि असंतुलित व्यक्तित्व वाले लोग अपने साथियों और परिवार के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोग सदैव भयभीत रहते हैं, तो ऐसे लोग मद्यपान का भी सेवन करने लगते हैं। तो कई रीजंस भी बनते हैं ना, जो मैंने अभी आपको बताया है। मित्र मंडली, ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन बनती है। यदि कोई व्यक्ति बुरी संगति के लोगों के प्रभाव में आ जाए, ऐसे साथियों के संपर्क में आ जाए जो शराब या मद्यपान का सेवन करते हैं, तो व्यक्ति के शराब का सेवन करने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा देखने को भी मिला है। मित्र मंडली की एक अहम भूमिका हो जाती है यहाँ पर। अनुवांशिकता की बात कर लेते हैं। यदि माता पिता में से कोई शराबी है, देखिए ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। यदि माता पिता में से कोई शराबी है तो बच्चे में शराब की लत होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे अगर हम कहें आप सोशल वर्कर हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसा ही होगा। आप यहाँ पे कहेंगे इस तरीके से कि माता पिता यदि शराबी हैं तो बच्चे में यहाँ पे जो है मद्यपान की लत हो सकती है, हो सकती है। तो ये एक अपवाद के रूप में है। तो इसलिए आप यहाँ पे 100% आप ना दें अनुवांशिकता पे, है ना। आपने समाज में देखा भी होगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मद्यपान का सेवन भी नहीं करते हैं, है ना। अगर आप देखेंगे तो मिल जाएंगे आपको समाज में कुछ, है ना। अत्यधिक दुखद एवं या आप कह लीजिए कष्ट, तो ये भी कारण बन ही जाता है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। दुख में रहोगे तो जाहिर सी बात है। शक्ति प्राप्त की गलतफहमी अथवा अज्ञानता। अच्छा, कुछ लोगों को ये सोचते हैं कि उनके अंदर पावर आ जाती है। इसको पीने से क्या हो जाता है भाई, शराब पीने से या मद्यपान करने से उनके अंदर ताकत आ जाती है। देखो कभी कभी क्या होता है कि लोग ना पीने के बाद गाली गलौज भी करते हैं। आपने सुना है कि नहीं सुना है? सुना ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सुना होगा। तो सामान्यतः यह कहते सुना जाता ही है कि शराब अर्थात शक्ति जो इसका सेवन करते हैं उनमें अपार शक्ति का संचार होता है। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बोलेगा ज़्यादा वो, है कि नहीं। बोलने के साथ साथ वो गाली गलौज भी करेगा, असामाजिक व्यवहार भी करेगा, है ना। कुछ अशब्दों का प्रयोग भी करेगा, परिवार में भी करेगा, पड़ोस में भी करेगा, है ना। तो शक्ति प्राप्त करने की एक प्रकार से गलतफहमी है, ये अज्ञानता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता कि पावर आ जाएगी उसमें, हनुमान जी बन जाओगे, ये सब गलत चीज़ है ना। आगे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे पारिवारिक कारण आपको समझ में आ गया होगा, व्यक्तिगत कारण भी समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, कभी कभी आर्थिक कारण भी होता है। अब इसमें बताना क्या है, आर्थिक कारण जाहिर सी बात है पैसे को रिलेट करेगा, है ना। तो आर्थिक दृष्टि से असंतुलित व्यक्ति जो है शराब का सेवन अधिक करने लगता है। गरीब या निम्न वर्ग के व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं। व्यवसाय में निराशा हो जाए या आ जाए, या असुरक्षा, अथवा इसमें आपको अगर हम बात करें कि भाई किसी एक्टिविटी को लेकर असफल हो जाना या फेल हो जाना, या कठिन व्यवसाय में लगे होने के कारण भी। कठिन व्यवसाय लगे होने के कारण का मतलब जानते हैं आप लोग क्या? जैसे मजदूर जो होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो लोग दिन भर काम करते हैं फिर शाम को ले लेते हैं। तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आर्थिक रीज़न देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ट्रक ड्राइवर, है ना, ट्रक ड्राइवर से शराब का सेवन अधिक देखा गया है, ऐसा गूगल कहता है। ठीक है, अधिक सेवन करने वाले जो है ट्रक ड्राइवर्स ही है ना, ऐसा गूगल कहता है। और भी है, सामाजिक और धार्मिक कारण भी है। सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाएं भी मद्यपान को प्रोत्साहन देती है। अनेक सामाजिक और धार्मिक उत्सव, जैसे हम कहें दीपावली पर, दशहरा, होली आने वाली है, मार्च में ही तो होली है ना। कितनी तारीख को होली है पता है किसी को? सर 18 तारीख को, देखना उस दिन शाम को। ठीक है, तो ये मदिरापान का या मद्यपान का सेवन होगा उस दिन, बहुत लोग करते हैं। तो ऐसे में सामाजिक और धार्मिक उत्सव पर भी ये इसका प्रयोग करते हैं। लड़के के जन्म अगर है, या जन्म दिवस है,
या अगर हम बात करें विवाह है तो वहाँ पर भी ये देखने को मिल जाता है। तो मतलब एक फैशन बना दिया, देखो है कि नहीं, जो कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है आजकल। सामाजिक और धार्मिक कारण कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कोई कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ के उसमें जो है प्रयास भी शामिल होते हैं, है ना। जैसे जैसे शराब के विक्रय में अनेक कानूनी और गैर कानूनी संगठन लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें लाभ का हिस्सा अधिक है ना। आप सबको पता ही होगा कि इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे आते हैं, काफ़ी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार भी होता है अपने भारत में। आपने भी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान में आपने सुना भी होगा, न्यूज में बहुत काफ़ी चल रहा था ये, है कि नहीं। और इसके प्रयासों के द्वारा ही मद्यपान का प्रसार भी होता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये भी कारण है। अभी सरकार तो कर ही रही है ना, निहित उसमें स्वार्थ है सरकार का, अपना राजस्व बढ़ाने के लिए ये सारा काम कर रही है। अब बिहार सरकार इसमें तो भाई ठीक है फिर तो, है कि नहीं, उसने रोक लगा रखा है, आपको मालूम भी होगा इस पे। आगे अगर हम बात करते हैं मद्यपान के दुष्परिणाम या शराब पीने के नुकसान, मद्यपान शराब के सेवन से होने वाली हानियां या दुष्प्रभाव को निम्न आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे हानियों में अगर हम बात करते हैं तो मानसिक हानि होगी, है ना, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पारिवारिक विघटन हो जाएगा, आर्थिक विघटन होगा, सामाजिक विघटन होगा, अनैतिकता और अपराध होगा, शारीरिक पतन होगा, है कि नहीं, मानसिक हानि होगी। ये कहीं ना कहीं उसका एक दुष्प्रभाव है। आप अगर कोई चीज़ नेगेटिव चीज़ें हैं और आप उसका सेवन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आप पे प्रभाव डालती है। शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ सकती है, पेट का कैंसर, तंत्र का कमज़ोर होना, मानसिक अस्थिरता, यकृत शराब का होना, फिर लीवर खराब हो जाना। आपने तो काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति शराब काफ़ी ज़्यादा लेता है तो उसका लीवर जो है खराब हो जाता है या फेल हो जाता है। आपने ऐसा भी सुना होगा। हृदय रोग, हड्डी की कमज़ोर, बेचैनी, सिर दर्द, है ना, और पैरों में कपकपी, सांस की गति तेज हो जाना, ठीक है। नहीं कहते भाई हैंगओवर नहीं हुआ, हैंगओवर हो गया। तो जब सुबह सो के उठते हैं तो उसमें क्या होते हैं, मतलब हैंगओवर नहीं बोलते हैं लोग, तो इसका मतलब यही होता है कि भाई सिर दर्द हो रहा होगा, पैर यहाँ पे हो रहा, बेचैनी आ रही है, कमजोरी, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है ना। व्यक्तिगत विकास में अवरोध होता है, ये तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि नहीं। मद्यपान यानी शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति कभी भी अपना विकास नहीं कर पाता है और शराबी व्यक्ति दूसरों के हाथ का खिलौना बन जाता है। ये तो आपने शुरुआत में ही देखा था, है ना। ऐसे में तो आगे बात करते हैं, आर्थिक क्षति भी होती है। अभी मैंने आपसे बोला भी है कि कुछ आर्थिक विघटन भी देखने को हमें मिल जाता है। पैसा अधिक होने के कारण कुछ व्यक्ति मद्यपान करते हैं, परंतु अधिकतर शराबी अपने आर्थिक जीवन से असंतुष्ट होने के कारण शराब का सेवन करने लगते हैं और वे जो भी पैसे कमाते हैं वे शराब में खर्च कर देते हैं। और शराबी यहाँ तक कि घर का सामान, गहने इत्यादि भी बेच देता है, गिरवी रख देता है। इस प्रकार का शराब जो है व्यक्ति को आर्थिक खोखला बना देता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजंस देखने को मिल जाता है, आर्थिक क्षति भी, है कि नहीं। आगे अगर हम बात करते हैं तो और भी चीज़ें देखने को मिल सकती है ना, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, थोड़ा सा आप सबके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए मादक पूछता है तो उत्तेजक के रूप में हम देखते हैं इसे। मादक वही है, मद्यपान के परिणामों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें उसमें पदार्थ में, जैसे कैफीन में हो सकता है, उत्तेजक है ये, कोकीन है, ठीक है। फिर एक जो है एक फेटामाइल मेथिडीन है, ये आपका पदार्थ है, ये इसमें शामिल है उत्तेजक में, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए शामक और अवसाधक के रूप में भी देख सकते हैं हम, है ना, जो स्नायु तंत्र से छीड़ करना, छीड़ का मतलब होता है एक प्रकार से कम करना, है ना, सोचने, सतर्कता, थकान, आलस, निष्क्रियता, ये सारी चीज़ें जो है प्रभाव डालती है। तो मादक पदार्थों के प्रभाव और लक्षण इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो ये पदार्थ है, ये मादक है और ये प्रभाव किस तरीके से पड़ा है इसमें। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर अगर आपको ध्यान रखना भी होगा तो एक आप याद रखिएगा, भ्रमोत्पादक जो LSD के अंतर्गत आता है, जो है अनुभूति और विकृति और स्वप्न आकृतियों का पैदा होने को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भ्रमोत्पादक कहलाता है। और एक याद रखिएगा निकोटीन, ये भी एग्जाम में एक प्रश्न बनकर आता है। तो बीड़ी, सिगरेट, सिगार और जो है तंबाकू, तो इसको इस तरीके से आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उबाऊपन को दूर करना या शिथिलपन पैदा करना, ये प्रभाव इस तरीके से डालता है। तो निकोटीन को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं,
है ना। चाय में निकोटीन पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, बताइए। हाँ भाई, चाय पाई में जाती है सर। निकोटीन पाई जाती है ना। तो आप लोग खुद कहते हो ना कि भाई अगर आपको उबासी आती है तो बहुत लोग कहते हैं नहीं, काम नहीं कर पाते हैं, पढ़ने में उनको दिक्कत होती है, कहते हैं एक कप चाय दे दीजिए। सर चाय में निकोटीन नहीं कैफीन होती है। सॉरी कैफीन होता है, हाँ कैफीन, निकोटीन नहीं होता है, वेरी गुड। चाय में निकोटीन नहीं होता है, कैफीन होता है, निकोटीन नहीं होता है। सिगरेट में होता है। हाँ, निकोटीन सिगरेट में होता है, तंबाकू में होता है, सिगार में होता है, बीड़ी में होता है, चाय में कैफीन होता है, वेरी गुड। कैफीन भी बेसिकली क्या है ना, ये भी उबाऊपन को दूर करता है ना, उबाऊपन को दूर, यानी नींद वगैरह आ रही है, उबासी वगैरह आ रही है तो उसको दूर करता है, तो कैफीन भी वहाँ पे भूमिका निभाती है, कैफीन भी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कैफीन की भी भूमिका वहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए लिखा भी है भ्रमोत्पादकता में, है ना, निकोटीन भी लिखा हुआ है ना। निकोटीन में देखो यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ, चाय कैफीन, आप ध्यान रखिएगा, चाय में कैफीन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे मद्यपान की विशेषता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद एक क्लास आपका मद्यपान का समाप्त हो जाएगा। मद्यपान, अधिक मात्रा में मदिरा सेवन की आदत हो जाती है मद्यपान से, एक विशेषता बताती है। मद्यपान की आदत में व्यक्ति मदिरापान करने के लिए अपनी विवशता को प्रकट करता है। मद्यपान व्यक्ति के लिए जीवन की वह स्थिति है जिससे मदिरा उसके जीवन के लिए एक समस्या बन जाती है और वह उसे आसानी से छोड़ नहीं पाता है। यह आदत कभी कभी अथवा अधिकांशतः मदिरा सेवन करने वाले व्यक्ति के व्यवहार और कार्य क्षमता में गंभीर दोष उत्पन्न कर देती है। मद्यपान की स्थिति में व्यक्ति शारीरिक और संवेगात्मक नुकसान भी उठाता है। मद्यपान एक मानसिक और शारीरिक बीमारी है जो अनेक प्रकार के रोगों और व्यवहार विवादों को जन्म देती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मद्यपान के बारे में यहाँ पे विशेषता के रूप में देख सकते हैं। टेकचंद्र जो है स्टडी टीम के मदिरा सेवनों को 6 श्रेणियों में रखा था, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे वाला, ऊपर विशेषता थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आप मेडिकल सोशल वर्कर हैं, अब ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल गया, फिर आप करेंगे क्या ऐसी कंडीशन पे। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ से एग्जाम में कोई फैक्ट वाला प्रश्न नहीं बनेगा आप सबसे, अप्लाइड वाला ही प्रश्न बनाएगा। और ऐसी कंडीशन पे आपको करना क्या है कि मद्यपान के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अनेक समाज सुधारक जो शताब्दियों में जो चीज़ें आपको मिलती है देखने के लिए एज अ पॉजिटिव वर्ड या सेंटेंस या बातें मोटिवेशन की, तो आप उनके सामने रख सकते हैं। और भारतीय संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों में, जिसको डीपीएसपी आप कहते हैं, उसके अंतर्गत राज्य को मद्य निषेध की नीति अपनाने का निर्देश दे सकते हैं। और आपको अगर मैं बताऊं तो मद्य निषेध का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था गांधी जी के द्वारा किया गया था वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 में गांधी जी के द्वारा ये किया गया था। वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नशाबंदी के लिए प्रस्ताव पारित किया था। ये चीज भी उनको बता सकते हैं, ये सारी चीजें से अवगत करा सकते हैं। गांधी जी का कहना है कि मद्यपान जलते हुए अग्निकांड या तूफानी नदी के ओर लपकने से ही अधिक खतरनाक है, क्योंकि शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर देती है। यह महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट था। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद संविधान के अनुच्छेद की बात अगर हम करते हैं, 47वें अनुच्छेद के अंतर्गत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मादक द्रव्यों के निषेध को लागू करने की बात कही गई थी। टेकचंद समिति की रिपोर्ट थी, वही है ये टेकचंद जिन्होंने केस स्टडी के पढ़ा था, तो मदिरा सेवन के बारे में 6 श्रेणियों में बताया था, तो इन्हीं का टेकचंद के अकॉर्डिंग एक समिति थी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 1975 तक संपूर्ण देश में मद्य निषेध लागू कर दिया था, 1975 में। तो एक और फैक्ट यहां से मिला आप लोगों के समिति के रूप में, टेकचंद समिति 1975 में। अगर हम बात करते हैं मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार ने पहली बार पूरे देश में मद्य निषेध की नीति लागू की थी, तो वह वर्ष था 1977, 1977। मोरारजी देसाई यहाँ पे टेकचंद समिति और 1920 महात्मा गांधी, है ना, याद रखिएगा।
मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की, जिसके अंतर्गत पुलिस, कस्टम और वित्त के से संबंधित विभाग भी कार्य किए हैं इसमें। और वर्तमान समय में भारत सरकार का कल्याण मंत्रालय मद्य निषेध की नीति को प्रभावशाली बनाने हेतु मादक पदार्थों या मादक द्रव्यों के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए लोगों को इस व्यसन के शिकार हो चुके हैं और उन्हीं व्यसन को छुड़ाने को लेकर या देखभाल करने के लेकर विशेष केंद्रों की स्थापना भी की गई है। और मद्यपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा 26 नवंबर को, 26 नवंबर को, 26 नवंबर, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताइए। जी सर। देखिए, आप शराब का सेवन करने वाले को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए या आप इस तरह की क्रियाविधि करेंगे। आप व्यक्तियों को मनोरंजन के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएंगे। आप सोशल वर्कर हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। आपको शराबियों की आर्थिक दशा में सुधार किया जाना चाहिए, आप लोगों को करने की कोशिश करनी चाहिए। शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देने चाहिए और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि सरलता से शराब उपलब्ध ही ना हो पाए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा शराब की बुराइयों से छात्रों को अवगत कराना चाहिए। आपके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे 5वीं क्लास से ही एक लेसन बना देना चाहिए इस पर, व्यसन पर ही, है ना। और ऐसा होना चाहिए, ऐसा उपाय आप लोगों को करना चाहिए। कानून द्वारा नशे पर पूर्ण पाबंदी लगा दी जानी चाहिए और उसका कठोरता से पालन करना चाहिए। शराब उपलब्ध कराने वाले होटल और या तो कहीं पर भी या रेस्तराओं पर पूर्णतः नियंत्रण लगा देना चाहिए, यानी बंद कर देना चाहिए। ये क्रियाविधि होनी चाहिए। तो ऐसे में आप लोग जो है लोगों को बता सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था आज का टॉपिक आप लोगों को लेकर मद्यपान को। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पॉल्यूशन के बारे में, मतलब प्रदूषण के बारे में। तो कोई बताना चाहेगा प्रदूषण क्या है, प्रदूषण किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति बताएं अगर आपको पता है तो। नहीं पता? सर वातावरण को दूषित करना ओके, प्रदूषण ही है। ठीक है। और भी कोई लोग बताएं जरा, इसमें और भी कोई चीज़ें हो सकता है प्रदूषण, और क्या हो सकता है? चलिए, अच्छा मैं बताता हूँ फिर। देखिए, आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोग जानते हो प्रदूषण के बारे में अच्छे तरीके से। और प्रदूषण हमारे आसपास के वातावरण को दूषित या खराब करना प्रदूषण कहलाता है, या हम इस तरीके से इसको जानते हैं। तो मानव और पर्यावरण का साथ हमेशा से ही रहा है, परंतु आज मानव पर्यावरण का संबंध एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। मनुष्य अपने विकास के लिए पर्यावरण का शोषण इस तरीके से करता चला गया है या करता चला आ रहा है कि उसमें उसे विषाक्त ही कर डालता है। मतलब विषाक्त का मतलब नुकसान पहुंचा रहा है। तो प्रदूषण शब्द इतना प्रचलित शब्द हो चुका है कि जिसे हर दिन में हर एक व्यक्ति जाने अनजाने में एक ना एक बार जरूर करता है। दैनिक कार्यों से लेकर तो बड़े से बड़े कार्यों तक हमने अपने वातावरण को बहुत दूषित कर लिया है। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो भविष्य को भी अंधकार में डुबा रहा है। पहले के समय में आपको अच्छे तरीके से पता होगा, जंगलों की लकड़ी काट रहे थे,
अग्नि का प्रयोग, पशुओं को मारकर खाना, नदी और अन्य जल स्रोतों को गलत तरीके से उपयोग करना, बिना सोचे चीजों का उपयोग और गंदगी फैलाना। ये था एक प्रकार क्वेश्चन। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें प्रदूषण कहते किसे हैं, तो आप देखिए पर्यावरण के अंदर दूषित पदार्थों के मिलने के कारण प्राकृतिक के संतुलन में जो दोष उत्पन्न होता है उसे ही हम कहते हैं प्रदूषण या पोल्यूशन। प्रदूषक पर्यावरण और जीव जंतुओं को हानि देते हैं। प्रदूषण का अर्थ है पानी, हवा, मिट्टी आदि अवांछित द्रव्यों से गंदा हो जाना, जिसका मानव एवं अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है, और पारिस्थितिकी तंत्र को भी इसके द्वारा अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं। आज के समय में पर्यावरणीय अवयव का यह एक मुख्य कारण बन जाता है। उत्तोलक क्या होता है? इसमें एक शब्द आता है उत्तोलक भी। तो कुदरत के द्वारा निर्माण की वस्तुओं के अवशेष को जब मानव के द्वारा निर्माण की गई वस्तुओं के अवशेष के साथ मिला दिया जाए, तब दूषक या प्रदूषक पदार्थों का निर्माण होता है, और ये दूषक पदार्थों का पुनर्चक्रण नहीं किया जाना ही जो है उत्तोलक कहलाता है। उत्तोलक कहलाता है। ठीक है, तो आप यहां पर इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, उत्तोलक। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, और यहां पे देखिए आपके सामने एक और शब्द है। यहां पे परासरण दाब क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल का वातावरण स्तरीय है, और इसके नजदीक लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें ओजोन परत स्तर होता है, और यह स्तर सूर्य प्रकाश की परावैंगनी किरणों को अपने अंदर जो है शोषित कर लेती है, उसे पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। और इस समय ओजोन परत स्तर का तेजी से विघटन हो रहा है। पृथ्वी के वातावरण में स्थिति क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ओजोन परत स्तर का विघटन हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं परासरण दाब होता है, इसको हम परासरण दाब के अंतर्गत रख लेते हैं। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रदूषण की परिभाषा के लेकर, देखिए यह स्वयं सिद्ध है कि सभी प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण जीवन काल में अपने पर्यावरण के सभी प्राकृतिक साधनों का मुक्त रूप से उपयोग करते हुए अपनी जैविक क्रियाओं को संपादित करते हैं। कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो प्राकृतिक साधनों से मुक्त उपयोग में बाधा उत्पन्न करती है उसे प्रदूषण कहते हैं, और परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अन्य शब्दों में भी आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक साधनों की शुद्धता को प्रभावित करके उनकी जीवन उपयोगिता को नष्ट अथवा कम करने वाले पदार्थ प्रदूषक एक ऐसी प्रक्रिया प्रदूषण कहलाती है जिसको हम नाम देते हैं प्राकृतिक साधन के माध्यम से प्रदूषण। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं और भी परिभाषाएं आपको मिल सकती है। वायु प्रदूषण की परिभाषा मिल सकती है। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? देखिए प्रदूषण के बारे में अगर हम बात करें तो एक जल प्रदूषण टाइप में हम पढ़ेंगे। जल प्रदूषण भी मिलता है हमें, वायु प्रदूषण भी मिलता है हमें, और थल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी मिलता है हमें। ठीक है, अगर हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो मनुष्य जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से जो ऑक्सीजन का माध्यम है वायु, और इसी वायु को मनुष्य के आधुनिकीकरण के चलते बहुत दूषित कर दिया गया है, जिसके चलते वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि वही वायु सांस की खतरनाक बीमारी में बदल जाती है। कारण है कि वाहनों का तेजी से उपयोग होना, रोजमर्रा की जिंदगी की होने वाली प्रदूषण, कारखानों के धुएं से प्रदूषण, ये कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण के रूप में हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। जैसा कि अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि वे अवयव जो कणकीय या द्रवित अथवा गैसीय अवस्था में वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, और जिनके द्वारा उत्पन्न वनस्पति, मानव व अन्य जीवों तथा द्रवों पर उत्पन्न हानिकारक प्रभाव को स्पष्ट रूप से आंका जा सकता है। उसी को हम लोग कहते हैं वायु प्रदूषण।
ठीक है। तो मनुष्य जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से जो ऑक्सीजन का माध्यम है वायु, और इसी वायु को मनुष्य के आधुनिकीकरण के चलते बहुत दूषित कर दिया गया है ना। तो ये चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारा जल। अब देखिए जल प्रदूषण के बारे में अगर हम बात करें तो जल प्रदूषण क्या चीज़ है। सिंपल शब्दों में बहुत ही प्रचलित लाइन है ये, जल ही जीवन है, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है। और अगर हम बात करें इस पर, इस जल का सदुपयोग आज तक किसी ने किया है। ध्यान से, अगर हम बात करते हैं जल का सदुपयोग आज तक किसी ने किया है, और यह बहुत बड़ा सवाल है। हम आगे जल प्रदूषण के मुख्य कारण और समाधान के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें आप लोगों से तो इसके रीजंस के बारे में जल प्रदूषण को लेकर, तो गांव, कस्बा और नगरों और महानगरों के रूपांतरण में, कारखानाओं के द्वारा भी जल प्रदूषण होता है। अनुचित रूप से कृषि और अपशिष्ट प्रवाह करने पर भी जल प्रदूषण होता है। धार्मिक और सामाजिक रूप से भी जल प्रदूषण होता है। तो हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से धार्मिक और सामाजिक रूप में, तो भारत में आज भी प्राचीन रीति रिवाजों का बहुत ही महत्व है, जिनमें आज भी परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 100 का अंतिम संस्कार, तर्पण, स्नान, अनुष्ठान आदि के चलते नदियों में प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कुंभ का स्नान। अगर हम कहते हैं तो वो भी ले लेते हैं यहाँ पे, तो रीजन हमें देखने को मिल जाता है। कुंभ का स्नान आपको पता होगा प्रयागराज में लगता है ना। हाँ, तो ये भी देखने को मिल जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो मृदा प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। मृदा प्रदूषण, मृदा का मतलब थल है ना, थल हम यहाँ पे रिप्रेजेंट। तो जिस धरती पर मनुष्य रहता है उसका महत्व ही नहीं समझते लोग। कभी कहीं भी कैसे भी गंदगी करना, जैसे कि कहीं भी कचरा कर देना, थूकना, पेड़ों की कटाई कर देना, आधुनिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर देना, है ना, बिना किसी योजना के कार्य करना, ये कहीं ना कहीं इसको बताता है। तो मृदा में विभिन्न प्रकार के रसायन अनेक स्रोतों से निकलकर मिट्टी में मिल जाते हैं, और इससे होने वाले प्रदूषण रासायनिक मृदा प्रदूषण भी कहलाते हैं, है ना। ये भी चीज़ें शामिल है। प्लास्टिक के पदार्थों का उपयोग करना, खनिज पदार्थों का अत्यधिक उपयोग करना, बिजली का अधिक मात्रा में उपयोग करना, मृदा थल, है ना। वनों की कटाई और मिट्टी का कटाव, ये भी बेसिकली इसी का पार्ट माना जाता है। ध्वनि प्रदूषण भी आपने देखा होगा। ध्वनि प्रदूषण सामान्य जीवन में जीने के लिए बोलना या सुनना बहुत ही आवश्यक है, परंतु सामान्य आवाज़ से ऐसी आवाज़ या तरंगे जिसे सुनना मुश्किल हो जाए, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो ध्वनि जब ऐसा दूषित वातावरण प्रस्तुत करे जो कि अंतः मनुष्यों के स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक क्रियाओं को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करे, और इससे वातावरण के सभी घटक भी प्रभावित होते हैं, तो यह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। स्पीकर का उपयोग करना, डीजे वगैरह का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। आधुनिक साधनों का उपयोग करना, परिवहन के साधनों का उपयोग करना, तो ये कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण का कारण बन जाता है ना। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली, है ना, ये आपका सबसे ज़्यादा पहला स्थान है पोल्यूशन में। याद रखिएगा, एक पहली पॉइंट है आप सभी के लिए कि प्रदूषण में पहला स्थान अगर आता है तो भारत की राजधानी की आती है दिल्ली, ठीक है, मुख्य। और सबसे ज़्यादा मुख्य कारण अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो आबादी ज़्यादा है। क्या है? आबादी ज़्यादा है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दूसरी पॉइंट की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे फैक्ट के रूप में, पटना बिहार की राजधानी है, आप सबको पता होगा। और प्रदूषण के मामले में देश के दूसरे नंबर पर यह आता है आपका बिहार, ठीक है, याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर। और यहाँ प्रदूषण का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि, भूखमरी और जो है निरक्षरता भी, है ना। तो इस चीज़ को 3 पॉइंट यहाँ पे आप दूसरे पॉइंट में याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश का, भोपाल। और मध्य प्रदेश में एक शहर है ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश की एक
बड़ा नगर है जो भारत में प्रदूषण के मामले में तीसरे स्थान पे आता है। ग्वालियर आपका कौन से स्थान पे आता है, आप भी इसे ध्यान रखेंगे, तीसरे नंबर पे आता है ग्वालियर, है ना। तो प्रदूषण के चलते एक पर्यटक ऐतिहासिक धरोहर दूषित हो रही है ना। और अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी कहा जाने वाला शहर, जिसका प्रदूषण नंबर 4 पर आता है, आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। और जिसके चलते प्रदूषण का कारण इसका भारत में 5वां नंबर भी हम रखते हैं अहमदाबाद को, अहमदाबाद गुजरात को, जहां कपड़ों की कारखाना ज़्यादा है, कपड़ों की कारखानाएँ ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। फिरोजाबाद अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश 6ठे नंबर पे आता है। तो उत्तर प्रदेश में एक फिरोज़ाबाद है, और फिरोज़ाबाद एक शहर है जो चूड़ी बनाने और कांच के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है ये, और इसके कारण भारी मात्रा में प्रदूषण फैल भी रहा है ना। तो भले फिरोज़ाबाद में चूड़ी का वो क्या नाम कारखाना वगैरह है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी जो है पॉल्यूशन है उत्तर प्रदेश में। तो यूपी में है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो पंजाब आता है 7वें नंबर पर, और अगर 8वें नंबर पर बात करता हूँ, अगेन आपका यूपी आता है। यूपी में एक शहर है आपका कानपुर, कानपुर का वह शहर जो कि जनसंख्या वृद्धि से चलते वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। वहीं अगर हम बात करते हैं यूपी का एक 9वें नंबर पे एक शहर और आता है जो आगरा है, ताजमहल के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन खनन और सूखी रेत के कारण वहाँ बहुत प्रसिद्ध है प्रदूषण। तो ये सारे हैं, कुछ बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन आप यूपी के बारे में बस याद रखें 6ठे नंबर पर, और 8वें और 9वें नंबर पर याद रखें, बस इतना ही। प्रदूषण की समस्या का समाधान अगर हमें करना है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए भी आपको वाहन को कम करना होगा, उपयोग कम से कम किया जाए उसका, है ना, ऑड इवन का प्रयोग किया जाए, ये भी चीज़ें देखने को हमें मिल जाती है। सामान्यतः 6 प्रकार के प्रदूषण बताए जा रहे हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण और रेडियो धर्मी प्रदूषण, ये है। और वायु प्रदूषण किसे कहते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सिंपल है ना। जल प्रदूषण किसे कहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपने यहाँ पे जो है पोल्यूशन से संबंधित जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया, उस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। मैं आप लोगों से एक बात और बता देना चाहता हूँ, वैश्यावृत्ति के बारे में थोड़ा सा, उसमें कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसे ध्यान रखेंगे। 2-3 लाइन बता देता हूँ, आप बाय द वे एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाए तो आप लोग उसे भी ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम में भी। देखिए, स्त्री द्वारा पैसे के लिए शरीर बेचना अथवा अपने सतीत्व का व्यवसाय करना वैश्यावृत्ति कहलाती है ना। तो वैश्या के लिए गणिका, अभिसारिका, है ना, भोग्या आदि जैसे अपमानजनक शब्दों से उसको संबोधन किया जाता है, या एक प्रकार से उसको कहे तो हम प्रयोग करते हैं, यूज में लाते हैं। और WHO कहता है कि वैश्यावृत्ति लेन देन का मामला है जिसमें वैश्या या किसी दूसरी पार्टी द्वारा धन या आर्थिक महत्व की किसी चीज़ के बदले जो है सेवा प्रदान करना। तो एक प्रकार से यहाँ पे वैश्यावृत्ति का जो है परिभाषा बताई गई WHO के द्वारा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कई टाइप की वैश्यावृत्ति को रखा भी गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं वासना पीड़ित वैश्या एक टाइप बनता है, एक बनता है व्यावसायिक क्षेत्र की वैश्या। अगर हम बात करते हैं प्रच्छन्न वैश्या, एक प्रच्छन्न बेसिकली क्या होता है आपको बता देता हूँ, ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था। प्रच्छन्न वैश्याएं, ये इस श्रेणी की वैश्याएं होती हैं, जैसा कि श्रेणी के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि पहचान पाना। मान लीजिए पारिवारिक जीवन व्यतीत करती हैं, परंतु इनकी आजीविका का मुख्य साधन वैश्यावृत्ति होती है, उसको ही हम बोलते हैं प्रच्छन्न। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कैरियर से वैश्याएं भी कहलाती हैं, वैश्यागृह, है ना, तो ये भी बनता है। तो ये टाइप से यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये बेसिकली टाइप बन जाता है। कारण उसके हैं, पारिवारिक कारण बन सकते हैं, रीजंस, आर्थिक कारण बन सकता है, सामाजिक कारण बन सकता है। सामाजिक कारण कैसे? अनेक सामाजिक कारण, जैसे मैं बात करूँ सामाजिक कुरीतियाँ, विधवाओं को दुर्दशा की बात करें, या दोहरा मापदंड, या पुरुष की प्रभुत्व इत्यादि, बहुत सारी चीज़ें बनती है यहाँ पे। तो सामाजिक कारण भी देखने को हमें मिल जाता है इसके अंतर्गत। धार्मिक कारण भी है,
भारत जैसे देश में कुछ धार्मिक कारण भी वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देती हैं, जैसे देवताओं की अर्पित कन्याएं। जैविक कारण भी बन जाता है, मनोवैज्ञानिक कारण भी बनता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है। वैश्यावृत्ति का कुछ परिणाम, कुछ प्रमुख परिणाम भी होता है, जैसे शारीरिक प्रभाव, नारी जाति के लिए कलंक, पारिवारिक और सामाजिक विघटन भी होना शुरू हो जाता है वैश्यावृत्ति के, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और भारत में वैश्यावृत्ति पर नियंत्रण के लिए प्रयास भी किया है। धारा अगर मैं बात करूँ 372 और 373 के अकॉर्डिंग सर्वप्रथम स्त्रियों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया गया था। तो एक चीज़ ये याद रखिएगा। और भारत के स्वतंत्रता के प्राप्ति के तुरंत बाद विभिन्न राज्यों के में वैश्यावृत्ति का समाप्त करना वर्ष 1947 में मद्रास में द मद्रास देवदासी एक्ट लागू किया गया था 1947 में, 1947 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1956 में अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पारित किया गया था 1956 में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सॉरी, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे हम बात करते हैं, एड्स का पूरा नाम याद रख के जाइएगा, HIV का पूरा नाम याद रखिएगा। ये भी कभी कभी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हम कहते हैं HIV को फुल फॉर्म के नाम से। और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम अगर हम बोलते हैं तो वो एड्स के नाम से हम जानते हैं। तो एड्स शब्द अपने आप में किसी बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि यह एक लक्षण का संकेत है। तो एड्स वही है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह बीमारी के कारण मनुष्य के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। और एड्स HIV विषाणु से होता है, HIV के विषाणु से होता है। याद रखिएगा, विषाणु जीवाणु ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो एड्स HIV जो होता है वो विषाणु से होता है। याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये HIV के संक्रमण फैलता कैसे है? तो संक्रमित रक्त के द्वारा फैलता है, यौन संबंध के द्वारा फैलता है, संक्रमित गर्भवती माताओं के संक्रमण से फैलता है, संक्रमित सुइयां और सिरिंज का प्रयोग करते हैं तो इससे भी फैलता है। तो ये इस तरीके से HIV एड्स भी फैलता है। तो इसे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो ये भी एग्जाम में आप लोगों से प्रश्न बनाएगा, तो इस तरीके से आप लोग इसे यहाँ पे कर देना। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और 1962 में संथान की अध्यक्षता में जो है भ्रष्टाचार निरोधक एक कमेटी नियुक्त की गई थी, आपको मालूम है अच्छे तरीके से, जिसकी रिपोर्ट 31 मार्च 1964 में दी गई थी। ये पता हो चुका है आप लोगों को, मैं बता चुका हूँ, है ना। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ हुई थी 1 अप्रैल 1999 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है 1 दिसंबर 1947 को स्टार्ट की गई थी। तो ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, शहर को लेकर और ग्रामीण को लेकर, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और 1975 में संपूर्ण देश में मद्य निषेध लागू कर दिया गया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और भारत में लगभग 21% युवा मद्यपान का सेवन करते हैं, 21% युवा। ठीक है, तो आप भी इसको ध्यान रखेंगे, है ना। वैश्यावृत्ति का सर्वप्रथम बंद करने के लिए मैसूर ने वर्ष 1910 में कानून बनाया था। वैश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए सबसे पहला जो कानून आया था 1910 में मैसूर में आया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा वैश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए। और एड्स का पूरा नाम आप ध्यान रखिएगा। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पारित कब किया गया भारत सरकार द्वारा? तो ये भी याद रखिएगा 1956 में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। रोजगार आश्वासन योजना की बात करते हैं अगर हम लोग, 2 अक्टूबर 1993 को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। ठीक है, और कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन इसी पर, भारत के सामाजिक समस्याएं जो भी हैं उन सभी पर हम करेंगे क्वेश्चंस कल हम लोग। फैक्ट पे भी क्वेश्चन रहेगा भी, अप्लाइड भी प्रश्न रहेंगे आप लोगों के सामने, है ना, कल वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।